वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे चैप्टर का नाम है कृषि प्रबंधन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। तो हमारा ये जो देश है, भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, ये तीनों नामों से जाना जाता है। और हमारा ये जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का मतलब क्या होता है? कृषि प्रधान का मतलब होता है कि हमारे देश के अधिकांश जो लोग हैं, करीब 70%, यानी 100 में से लगभग 70 लोग, उनकी जो आजीविका है, यानी उनकी जो रोजी रोटी है, यानी उनकी जो आमदनी है, उनकी जो कमाई है, उनका जो कैरियर है, या उनका जो लाइवलीहुड जो है, वो क्या है? कृषि है, एग्रीकल्चर है। ठीक है? यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब होता है कि हमारे देश के अधिकांश लोगों, लगभग 70%, यानी 100 में से लगभग 70 लोगों की आजीविका, जिसको कि हम कैरियर या लाइवलीहुड भी कहते हैं, यानी कमाई या आमदनी का जो मुख्य साधन है, जिससे पैसे कमाए जाते हैं, वो मुख्य साधन है कृषि या एग्रीकल्चर। ठीक है? अब कृषि प्रधान होने के कारण हमारे देश में
अच्छी आमदनी के लिए अच्छा कृषि प्रबंधन होना बेहद जरूरी है। अच्छा कृषि प्रबंधन होगा तभी तो हमें अच्छी आमदनी होगी, और पूरा देश क्योंकि कृषि प्रधान है, इसलिए कृषि प्रबंधन पे हमें ध्यान देना बेहद आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि आखिर कृषि प्रबंधन या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट? आइए देखते हैं। देखिए, कृषि प्रबंधन जो शब्द है मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है कृषि, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, और दूसरा शब्द है प्रबंधन, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मैनेजमेंट। कृषि और प्रबंधन, कृषि यानी एग्रीकल्चर, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। अब सवाल ये उठता है कि कृषि जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, और प्रबंधन जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि शब्द पर, कि कृषि शब्द का अर्थ क्या होता है, एग्रीकल्चर शब्द का मीनिंग क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे खाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, पहनने के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, रहने के लिए हमें मकान की आवश्यकता पड़ती है, भोजन पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, और अगर हम कभी बीमार पड़ जाएं तो बीमार पड़ने पर हमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो हमारे आवश्यकता पड़ती रहती है, जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है बार बार में। हम ये भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, मालूम है आपको? देखिए, ये सभी जो चीज़ें हैं हमें मुख्यतया अगर आप गौर करें तो तीन चीज़ों से प्राप्त होती हैं, तीन जगहों से प्राप्त होती हैं, तीन चीज़ों से प्राप्त होती हैं। ये तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, एक तो है पौधे, प्लांट्स। पौधों को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है पशु, एनिमल, ANIMALS, एनिमल्स। ये हो गई प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। तो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? एक तो पौधों से, प्लांट्स से, दूसरी चीज़ है पशु यानी एनिमल से, और तीसरी जो चीज़ है वो है कवक। कवक या जिसको हम फफूंदी भी बोलते हैं, फूंदी। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं फंगस। फफूंदी को हम बोल देते हैं फंगस, फंगस। कवक को फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कवक या फफूंदी जो चीज़ है इसको समझने की जरूरत पड़ेगी हमें। आपने देखा है कवक या फफूंदी क्या चीज़ होती है? कभी मशरूम देखा है आपने? मशरूम या बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि कई जगह छोटी छोटी छतरियाँ सी उग जाती हैं, तो इस मशरूम को हम छत्रक भी कहते हैं, या कहीं कहीं कभी कभी हम इसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। बारिश के दिनों में अक्सर गोबर पर, खाने पीने की चीज़ों पर, पुरानी सामानों पर इस तरह के ये पौधे होते हैं, कवक होते हैं, ये उग जाते हैं। और ये कवक या जो छत्रक होते हैं ये किस काम आते हैं हमारे? एक तो खाने में काम आते हैं, मशरूम की सब्जी बनती है, खाने में काम आते हैं, और दूसरा काम है इनका महत्वपूर्ण, वो है दवाइयों में इनका बड़ा उपयोग होता है। अच्छा, कवक को आप नहीं पहचान पाए होंगे,
हम आपको इसका एक चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसा होता है कवक। कवक जिसको हम छत्रक भी बोलते हैं या कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको फंगस भी कह देते हैं, फंजाई भी कह देते हैं, ऐसा दिखता है। कभी कभी आपने बारिश के मौसम में ऐसी चीज़ें, इस तरह की छोटी छोटी छतरियाँ घास पे या खाने पीने की चीज़ों पे उगी हुई आपने देखी होंगी। ठीक है, तो ये जो कवक या छत्रक है या फंगस इसको हम कह देते हैं, या फंजाई हम इसको कह देते हैं, इसको कुकुरमुत्ता भी कह देते हैं, ये जो है ये खाने पीने के काम में आता है और इससे बहुत कई तरह की दवाइयाँ भी बनती हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमें पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो कपड़ा मतलब कपड़ा बनेगा किससे? फाइबर से। फाइबर को बोलते हैं हिंदी में रेशा। रेशा, फाइबर या रेशे में, रेशे से हमें कपड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कौन से पौधे की ज़रूरत पड़ेगी? कपास के पौधे की ज़रूरत पड़ेगी या जूट के पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से नीम का जो पेड़ होता है उससे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर हमें घर बनवाना है तो घर बनाने की जो लकड़ी है, कुर्सी टेबल, ये भी जो भी चीज़ हम बनाते हैं घर में काम में लेने के लिए, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? सागवान, टीक, इस तरह के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। अगर हमें भोजन करना है तो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होगा? वो भी गेहूँ, चावल, मक्का, इस तरह के बहुत सारे पौधों से प्राप्त होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो खाने के लिए भोजन की आवश्यकता की बात हो, चाहे पहनने के लिए कपड़े की बात हो, चाहे रहने के लिए मकान की बात हो, चाहे भोजन पकाने के लिए ईंधन की बात हो, चाहे बीमार पड़ने पर दवाइयों की बात हो। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम 3 चीज़ों पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। किन 3 चीज़ों पर? एक तो पौधों पर, एक पशुओं पर और एक कवक या फफूंदी जैसे चीज़ों पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कृषि के अर्थ पर, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर पर। कृषि या एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? देखिए, भोजन यानी फूड, रेशे यानी फाइबर, जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल, जैव ईंधन यानी ऐसा ईंधन जो कि जैविक चीज़ों से प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, सजीवों से प्राप्त होता है। ठीक, दवाइयाँ यानी मेडिसिन, भोजन फूड, रेशे यानी फाइबर, जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल, दवाइयाँ यानी मेडिसिन आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से, अभी हमने बताया था कि हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, कपड़ा पहनने की भी आवश्यकता पड़ेगी। कपड़ा कहाँ से मिलेगा? रेशों से, फाइबर से मिलेगा। ईंधन की भी आवश्यकता पड़ेगी, दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों से, पशुओं से और कवक या छत्रकों से। ठीक है, अब भोजन, रेशे, जैव ईंधन, दवाइयाँ, इन सबको प्राप्त करने के उद्देश्य से पौधों को, पशुओं को और कवकों का, इनका उत्पादन से जुड़ी हुई जो क्रिया है, इनका प्रोडक्शन करना, इनका उत्पादन करना, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उन सबको हम सामूहिक रूप से कृषि, एग्रीकल्चर या खेती कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा हो गई कृषि की, एग्रीकल्चर की? एग्रीकल्चर या कृषि की परिभाषा हो गई कि भोजन, रेशे, जैव ईंधन, दवाइयाँ
आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से पौधों, पशुओं एवं कवकों के उत्पादन से जुड़ी प्रक्रियाओं को हम सामूहिक रूप से कृषि, खेती या एग्रीकल्चर के नाम से संबोधित करते हैं। कृषि, खेती या एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है। कृषि के अर्थ के बाद में अब हम बात करेंगे प्रबंधन शब्द पर, मैनेजमेंट शब्द पर। प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? कम लागत में अधिकतम उत्पादन, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, कम लागत में अधिकतम उत्पादन, उत्पादन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। कम लागत में अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को सामूहिक रूप से हम प्रबंधन या मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। तो प्रबंधन का क्या अर्थ हो गया? प्रबंधन का अर्थ है कम लागत में अधिकतम उत्पादन, प्रोडक्शन या लाभ प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को सामूहिक रूप से प्रबंधन या मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी वो सारे तरीके जो कि अपनाए जाते हैं, किस लिए? कम से कम लागत आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन या प्रोडक्शन प्राप्त हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो कम से कम लागत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ या उत्पादन कैसे प्राप्त हो, प्रोडक्शन कैसे प्राप्त हो, इसके लिए अपनाए जाने वाले जितने भी तरीके हैं, उन सभी तरीकों को सामूहिक रूप से हम प्रबंधन या मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने कृषि की बात कर ली, एग्रीकल्चर की बात कर ली, उसकी परिभाषा जान ली, हमने प्रबंधन यानी मैनेजमेंट शब्द का अर्थ भी जान लिया, उसकी परिभाषा भी हमने जान ली। अब हम बात करेंगे कृषि प्रबंधन शब्द के अर्थ पर। कृषि का अलग से अर्थ हमने देख लिया, प्रबंधन शब्द का अलग से अर्थ देख लिया। अब हम देखेंगे कि कृषि प्रबंधन जो शब्द है पूरा, इस शब्द का क्या मतलब हुआ। ठीक है। देखिए, भोजन, रेशे यानी फाइबर, जैव ईंधन बायोफ्यूल, दवाइयाँ मेडिसिन आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यूनतम लागत में पौधों, पशुओं और कवकों के अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन की प्रक्रिया कृषि प्रबंधन कहलाती है। कृषि प्रबंधन कहलाती है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कहलाती है। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि मानव जीवन में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों से, पशुओं से और कवकों से। ठीक है। अब भोजन प्राप्त करने के लिए, रेशे प्राप्त करने के लिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए, दवाइयाँ प्राप्त करने के लिए जब हम पौधों का, पशुओं का और कवकों का इस प्रकार से उत्पादन करते हैं कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें प्राप्त हो सके, तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कृषि प्रबंधन। क्योंकि प्रबंधन का मतलब क्या होता है? कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। इसको हम प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। तो कृषि प्रबंधन शब्द की परिभाषा क्या हो गई? कृषि प्रबंधन शब्द की परिभाषा हो गई, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की परिभाषा हो गई,
भोजन, रेशे, जैव ईंधन, दवाइयाँ आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यूनतम लागत में, मिनिमम कॉस्ट में पौधों का, प्लांट्स का, पशुओं का यानी एनिमल्स का एवं कवकों का, फंजाई का अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की प्रक्रिया कृषि प्रबंधन या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी कृषि प्रबंधन के अर्थ की। ठीक है, हमें उम्मीद है कि अब तक की चर्चा से आप कृषि और प्रबंधन दोनों शब्दों का अर्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे और कृषि प्रबंधन पूरे शब्द का अर्थ भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। खैर, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, संसार में हमारे चारों ओर मुख्यतया दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। कौन सी दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं? नंबर वन सजीव चीज़ें। सजीव को हम बोलते हैं अंग्रेजी में लिविंग थिंग्स, LIVING, लिविंग, THINGS, थिंग्स, लिविंग थिंग्स या सजीव चीज़ें। और दूसरी चीज़ें कैसी पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं निर्जीव, जिनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव चीजें और निर्जीव चीजें। अब ये सजीव यानी लिविंग थिंग्स और निर्जीव, देखो शब्द से स्पष्ट हो रहा है, सजीव जिसमें जीव हो, जो जीवित हो, निर्जीव जिसमें जीव ना हो। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये सजीव यानी लिविंग थिंग्स और निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स, इनके लक्षण क्या होते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, चार मुख्य बातों के आधार पर हम कहते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। ये चार चीज़ें कौन सी हैं, चार बातें कौन सी हैं जिनके आधार पर कि हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है, लिविंग थिंग है, या निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है? ये चार बातें हैं। नंबर वन श्वास लेना, सांस लेना, ब्रीदिंग। श्वास लेना, सांस लेना, ब्रीदिंग करना। ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, सजीव सांस लेते हैं, जबकि निर्जीव नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा जो बात है वो ये है कि सजीव वृद्धि करते हैं। पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं। तो यानी सजीवों का लक्षण क्या है, लिविंग थिंग्स का जो लक्षण क्या है, विशेषता क्या है, फीचर क्या है? वो है वृद्धि करना, ग्रोथ करना। पहले छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो सजीवों का लक्षण है वो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, विचरण करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या विचरण करना। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन निर्जीव चीज, नॉन लिविंग थिंग, कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। कभी आपने किसी पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए देखा है? अपने आप कुर्सी को जाते हुए देखा है? टेबल को जाते हुए देखा है? बुक्स को जाते हुए देखा है? नहीं ना। ठीक है, तो सजीव जो चीज़ें हैं, लिविंग जो थिंग्स हैं, उनका प्रमुख लक्षण क्या है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं,
लेकिन निर्जीव जो चीजें हैं, नॉन लिविंग जो चीज थिंग्स हैं, वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। ठीक है। और सजीव और निर्जीव का चौथा जो प्रमुख लक्षण है वो है प्रजनन। प्रजनन करना यानी अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना, अपने समान बच्चे पैदा करना। ठीक है। तो सजीव जितने भी हैं, लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, वो प्रजनन करती हैं, यानी अपने समान बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है। लेकिन निर्जीव चीजें जो हैं वो अपने समान बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, उनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती। ठीक है, आया बात समझ में? तो कोई भी चीज सजीव है या निर्जीव, इस बात का फैसला इन चार बातों से हम करते हैं। नंबर 1, हम ये देखते हैं कि क्या वो चीज श्वास ले रही है, ब्रीदिंग कर रही है, या नंबर 2, क्या वो चीज वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, छोटी हो और फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाए। नंबर 3, हम ये देखते हैं कि क्या वो जो चीज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, विचरण कर सकती है। अगर कर सकती है तो वो लिविंग थिंग है, सजीव है, और नहीं कर सकती है तो वो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं नंबर 4 कि क्या उस चीज के अंदर प्रजनन क्षमता है, क्या वो अपने समान बच्चे पैदा कर सकती है। अगर वो चीज अपने समान बच्चे पैदा कर सकती है तो उसको हम कहेंगे लिविंग थिंग यानी सजीव, और अगर नहीं कर सकती है तो उसे हम कहेंगे निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, आई बात समझ में? तो सजीव और निर्जीव, कोई चीज सजीव है या निर्जीव है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, इस बात का फैसला हम इन 4 लक्षणों से करते हैं। श्वास लेना, ब्रीदिंग करना, वृद्धि करना यानी ग्रोथ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यानी मोशन या गति, और नंबर 4 प्रजनन करना, अपने समान बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सजीव और निर्जीव चीजों के लक्षणों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि संसार में जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु, संसार में जितने भी सजीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो शरीर है, उनकी जो बॉडी होती है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है, कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। संसार का कोई भी जीव हो, कोई सा भी सजीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे जीव जंतु हैं, उन सब का शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, CELL। ठीक है, तो सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अंतर सिर्फ इस बात का होता है कि कुछ जो जीव होते हैं उनका शरीर तो मात्र एक ही कोशिका से बन जाता है, और कुछ सजीवों के शरीर के अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं, अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती हैं, अनगिनत सेल पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका शरीर मात्र एक ही कोशिका से बन गया, एक ही सेल से बन गया? तो ऐसे जीव का नाम है अमीबा। अमीबा, अमीबा एक ऐसा जीव है जिसका पूरा शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से यानी एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का जो शरीर है, उनका शरीर के अंदर अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। खैर, कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो,
परंतु इतना तो निश्चित है, इतना तय है कि बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। यानी ऐसा कोई भी जीव मौजूद नहीं है, ऐसा कोई भी सजीव मौजूद नहीं है जिसमें कि कोशिका ना हो। ठीक है, यानी बिना कोशिका के तो जीवन ही संभव नहीं है। ऐसा कोई भी जीव मौजूद नहीं है संसार में जिसका शरीर बिना कोशिका वाला हो। कोशिका की संख्या चाहे से एक हो चाहे लाखों करोड़ों हो, लेकिन उसका शरीर बनेगा कोशिकाओं से। ठीक है, और यही कारण है कि कोशिका को या सेल को हम जीवन की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, या मानव शरीर की या जीव जंतुओं की शरीर की सबसे छोटी यूनिट इकाई क्या है, तो उसे हम कहेंगे, जवाब होगा हमारा कोशिका या सेल। क्यों? क्योंकि बिना कोशिका के किसी भी जीव का शरीर बनना संभव ही नहीं है। ठीक है, उनकी संख्या में डिफरेंस हो सकता है। किसी का शरीर, जैसे अमीबा है, उसका शरीर एक ही कोशिका से बन गया, और किसी का शरीर के अंदर अनगिनत कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। जैसे कि हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, जानवरों का जो शरीर है, उसमें लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर? हम ये तो जानते हैं कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी कोशिका हो, कोई भी सेल हो, उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि कोशिका को ये जो ऊर्जा या एनर्जी है जिसकी कि उसको आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, ये ऊर्जा या एनर्जी कोशिका को आखिर मिलती कहां से है? ये ऊर्जा या एनर्जी कोशिका को मिलती है, एक तत्व होता है ग्लूकोज, नाम सुना होगा आपने, ग्लूकोज। इंग्लिश में लिखें तो GLUCOSE, ग्लूकोज। ठीक है, तो कोशिका को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज को हम शुगर भी कह देते हैं, शुगर, SUGAR, शुगर, या इसको हम शर्करा भी कहते हैं, शर्करा। ठीक है, तो कोशिका को जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये ऊर्जा कोशिका को किससे मिलती है? ग्लूकोज से, शुगर से या शर्करा से। ठीक है, अब देखिए, ये जो ग्लूकोज है, शुगर या शर्करा है, इसको हम चाहे ग्लूकोज बोल दें, चाहे शुगर बोल दें या शर्करा बोल दें, इसको हम कोशिका का पेट्रोल भी कह सकते हैं, कोशिका का ईंधन भी कह सकते हैं, कोशिका का पेट्रोल भी कह सकते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए, बस को चलाने के लिए, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका को जीवित रहने के लिए भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की, जिसको हम शुगर भी कहते हैं और शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो सांस की ये जो क्रिया है, श्वसन की जो क्रिया है, इस क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में मौजूद जो गैस है, कौन सी गैस?
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में मिल जाती है, रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। ठीक है, तो जब भी हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस मौजूद है, O2 जो मौजूद है, वो गैस क्या होती है? हमारे ब्लड में मिलकर के, हमारे रक्त में मिलकर के, रुधिर में मिलकर के हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है तो क्या होता है? कोशिका के अंदर हमारे पास में ग्लूकोज भी होता है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर एक खास किस्म की, एक बेहद महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का होता है, और ये जो इधर चित्र बना हुआ है इसमें, ये कोशिका का चित्र है। इसमें देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। अब पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संरचना के माध्यम से ही ऊर्जा पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? देखिए, अभी फिलहाल तो ये याद रखिए आप कि कोशिका के अंदर जो संरचना पाई जाती है, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका है, संरचना है, इसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, इस संरचना में यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है? ये जो ऑक्सीजन जो वातावरण से आती है और पहले से जो ग्लूकोज कोशिका में मौजूद होता है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद में ग्लूकोज का जो अणु होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, वो दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना के अंदर ग्लूकोज को दो भागों में बांट देती है, विभाजित कर देती है, या उसे पेट्रोल की तरह जला देती है। ठीक है, और जब ये दो भागों में बंटता है ग्लूकोज, तो भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, और यही ऊर्जा जो प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, दोनों आपस में मिलते हैं, तो ग्लूकोज का अणु टूट करके दो भागों में बढ़ जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, और यही ऊर्जा या एनर्जी कोशिका को जीवित रखने के लिए, कोशिका के अंदर हुई टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए काम में आती है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो ऊर्जा बनती है, इसके क्या कौन कौन से काम हो गए? तीन महत्वपूर्ण काम हो गए। एक तो कोशिका को जीवित रखना, दूसरा जो कोशिका में टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत करना, मेंटेनेंस करना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है नई कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट है कि कोशिका को, सेल को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन के अलावा
O2 के अलावा सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की होती है? ग्लूकोज की, जिसको हम शुगर या शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये ग्लूकोज जो है हमें आखिर कहाँ से प्राप्त होता है? ग्लूकोज मिलता कहाँ से है? यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो शर्करा है, ये जो शुगर है, हमें प्राप्त होता है भोजन के पाचन से, भोजन के डाइजेशन से। हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब पाचन के बाद में, डाइजेशन के बाद में उससे ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज हमें कहां से प्राप्त होता है? भोजन के पाचन से, भोजन के पाचन से, फूड के डाइजेशन से। डाइजेशन की स्पेलिंग क्या होती है? DIGETION, डाइजेशन। ठीक है, भोजन के पाचन से, फूड के डाइजेशन से हमें क्या प्राप्त हो जाती है? ग्लूकोज प्राप्त हो जाती है। ठीक है, हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे कुछ भी खाएं, उन सब के पाचन से, उन सब के डाइजेशन के बाद में अंत में हमारे शरीर में जिस तत्व का, जिस चीज़ का निर्माण होता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है हमारे ब्लड के माध्यम से, हमारे रक्त के माध्यम से, रक्त को हम रुधिर भी कहते हैं, हमारे रुधिर के माध्यम से, हमारे खून के माध्यम से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है, प्रत्येक सेल में पहुंच जाता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे शरीर की सेल तक कैसे पहुंचता है? कोशिका तक कैसे पहुंचता है? रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से। ठीक है, स्पष्ट है कि ग्लूकोज प्राप्ति के लिए हमारा भोजन करना बेहद आवश्यक है। ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे